So, welcome students. So, the topic which we will be discussing today is very important from your examination point of view. So, the topic is effect of change in excitation of a synchronous motor driving a constant load. तो अब हमने एक्साइटेशन का जो हम एक्साइटेशन देते हैं डीसी एक्साइटेशन उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है सिंक्रोनस मोटर से हम वो स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे कांस्टेंट लोड है, लोड कांस्टेंट है मतलब उस लोड को जो पावर जानी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो क्योंकि लोड कांस्टेंट है देयरफॉर इनपुट पावर विल रिमेन कांस्टेंट। सो वी नो दैट पावर का फॉर्मूला 3 VI cos थीटा होता है, तो ये आपका कांस्टेंट रहना है। और एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इस केस में मोटर के केस में जो पावर का फॉर्मूला होता है एक और फॉर्मूला होता है और वो है आपका 3 × EF sin डेल्टा अपॉन x × V। ओके, तो पावर का ये एक और आपका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। यहाँ पे जो टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज है वो और जो आपका बैक EMF है उनका मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ डेल्टा अपॉन जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, इससे भी पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पावर को हमें कांस्टेंट रखना है, इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारी कांस्टेंट रहनी है। तो अब हम एक्साइटेशन को तो वेरी कर रहे हैं। अब देखो जो आपका सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, उसमें आप स्पीड को तो चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज स्पीड। एंड जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बस बार पे आपका रन कर रहा है। तो हम जब इस चीज़ को कांस्टेंट रहना है, ठीक है, इट हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, तो वी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। वोल्टेज बस बार की जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो जो हमारा आई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है, ठीक है, आई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट इट हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। आई थीटा कॉस थीटा को डिफरेंट एक्साइटेशंस के लिए आई कॉस थीटा को हमेशा कांस्टेंट रहना है। एंड सिमिलरली अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हम अगेन VS को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है मशीन की वो सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी फिक्स्ड है। तो अब यहाँ पे ये दोनों तो फिक्स्ड है, तो अब EF साइन डेल्टा को भी कांस्टेंट रहना है, तो आई कॉस थीटा को भी कांस्टेंट रहना है एंड EF साइन डेल्टा को भी कांस्टेंट रहना है। और अभी आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे आगे जब मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूँगी। तो सो हेयर आई कॉस थीटा को भी कांस्टेंट रहना है, EB साइन डेल्टा को भी कांस्टेंट रहना है। तो अब हम फेज़र डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉ कर ली। ओके, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को बनाती हूँ क्योंकि बाद में कंप्लीट नहीं आएगा। तो ये टर्मिनल वोल्टेज था। अब इसके लैगिंग हमने बनाना है, लैगिंग का मतलब इससे पीछे हमने बनाना है जो वोल्टेज आपका बैक EMF का है। तो इस तरह से ये बैक EMF की वोल्टेज है, EB बोलो या यहाँ पे फॉर्मूले में आप EF भी लिखा होता है कई जगह, तो मैं EB से लिख रही हूँ। अब हमने पता है EB में हम क्या ऐड करते हैं, आइए एक्सेस, तो ये वाला इधर बन जाएगा आपका आइए एक्सेस, और इसके परपेंडिकुलर हमारा करंट बनना है। तो करंट आपका इस तरफ ये बन जाएगा, ठीक है, इसके 90 डिग्री पे आना चाहिए ये। तो उस टाइम जो करंट है ये IA1 बन जाएगा। मैं इनको IB1 सबको नेम दे देती हूँ मैं, ठीक है, IA1। तो फर्स्ट कंडीशन है ये, इसमें इस तरह से बन जाएगा IA1 EB1 IA1 एक्सेस एंड टर्मिनल वोल्टेज। अब हमें पता है हम यहाँ पे क्या कौन सा केस कर रहे हैं, कांस्टेंट लोड का केस। तो
तो उसमें आई ए कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट रहना है, ये हमने स्टडी कर लिया। तो आई ए कॉस थीटा क्या होगा, थीटा क्या है आपका, ये जो टर्मिनल वोल्टेज और इसमें एंगल है दैट इज़ योर थीटा, वोल्टेज और करंट में। अब आई ए कॉस थीटा कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। दिस कंपोनेंट इज योर आई ए कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो मतलब आई ए कॉस थीटा इतना है इस वक्त, ठीक है, दिस इज आई ए एंड दिस इज योर आई ए कॉस थीटा। एंड आई ए कॉस थीटा को कांस्टेंट रहना है कांस्टेंट पावर के लिए, क्योंकि वोल्टेज ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इस टर्म को भी कांस्टेंट रहना है। मतलब आगे हम अलग अलग जब केसेस कंसीडर करेंगे तो उसमें आई ए कॉस थीटा को इतना ही रहना है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने ये लाइन। और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अब हमें ई एफ साइन डेल्टा को भी कांस्टेंट रखना है। तो दिस इज़ योर ई एफ या ई बी, आप कंफ्यूज मत होना, इसको ई बी साइन डेल्टा ही लिख लीजिए आप, ठीक है। तो अब ई बी का वोल्टेज और जो ई बी में एंगल है वो डेल्टा होता है, तो ई बी ये है और दिस इज़ डेल्टा। अगेन ई बी को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो ये वाला डेल्टा वाली तरफ का वाला कंपोनेंट होता है वो ई बी कॉस डेल्टा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट आपका इतना जो कंपोनेंट है ये, ठीक है, ये ई बी साइन डेल्टा हो गया ये वाला। अब ई बी साइन डेल्टा को भी कांस्टेंट रखना है, मीन सभी केसेस में ई बी साइन डेल्टा इतना ही आना चाहिए। तो ये वाला जो लोकस मैंने बना दिया ये ई बी साइन डेल्टा का बना दिया, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इसको, ये ई बी साइन डेल्टा का है और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ये आई ए कॉस थीटा का। तो अब हम सेकंड केस देखते हैं। अभी हमने ई बी वन कंसीडर किया था। अब सेकंड केस में सपोज अब हमने एक्साइटेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। एक्साइटेशन इंक्रीज जब हम करेंगे, मतलब जो आपका रोटर है, रोटर में जो हम डीसी सप्लाई कर रहे हैं उसको हम डीसी एक्साइटेशन कहते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन को जो हम इंक्रीज़ करेंगे तो अब जो फ्लक्स कट करेगी आपकी कंडक्टर्स को, स्टेटर के कंडक्टर्स को जो रोटर कट करेगा वो फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्साइटेशन इंक्रीज़ कर दी। तो जब वो फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पे जो आपका बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब अब बैक ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, जब एक्साइटेशन इंक्रीज़ होगी। तो अब हमने मतलब बैक ईएमएफ को अब थोड़ा हमने सेकेंड केस में ज़्यादा बनाना है, और पर हमें ई बी साइन डेल्टा को तो कांस्टेंट ही रखना है, तो हम इतना बनाएंगे इसी लाइन पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड केस में ई बी टू, ओके। अब ई बी टू में और सेकंड केस आप उतना बनाना कि ई बी और ये बिल्कुल बराबर कर देना, ठीक है, वरना हमें ये वाला कंसीडर केस के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। तो मतलब आप वी टी के बराबर इस तक इसको पहुंचा देना ई बी टू, ठीक है। अब ई बी टू में हमें क्या ऐड करना पड़ता है, आई ए, दिस इज आई ए टू एक्सेस, ई बी टू प्लस आई ए टू एक्सेस वी टी के बराबर हो जाएगा। अब आई ए टू के परपेंडिकुलर हमें करंट बनाना है, तो इसके परपेंडिकुलर किधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर जो करंट है वो यहीं पे बनेगा, ठीक है, यही आएगा। तो ये इस टाइम करंट आपका आई ए टू हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड कंडीशन में बन गया, ठीक है। अब भी आई ए, इस केस में थीटा आपका ज़ीरो हो गया क्योंकि आई ए और वी टी सेम फेज में आ गए। तो आई ए टू कॉस थीटा कंपोनेंट तो इतना ही रहा क्योंकि कॉस ज़ीरो हो गया, तो आई ए टू इतना ही बचा आपका, ठीक है। तो पहले वाले केस में आई ए वन कॉस थीटा इतना था, इस वाले केस में भी आई ए टू कॉस थीटा भी इतना ही है। अब हम थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। और इस केस में पहले देख लो आप ई बी टू साइन डेल्टा जो है ये आपका देखो डेल्टा वन पहले इतना था और इस केस में अब डेल्टा ये हो गया, तो ये डेल्टा टू है। तो
ई बी टू साइन डेल्टा टू इतना ही है, पहले भी ई बी वन साइन डेल्टा भी इतना ही था। अब जो थर्ड केस है उसमें अब ई बी और इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब ई बी को हम इसी लाइन पे हम और इंक्रीज़ कराएंगे क्योंकि ई बी साइन डेल्टा कांस्टेंट रहना है। तो थर्ड केस में थोड़ा सा ये मेसी बन गया, बट आप इसको स्ट्रेट बनाना, ठीक है। तो ये आपका ई बी 3 हो गया। अब ई बी 3 में क्या ऐड करते हैं हम, आई ए 2 आई ए 3 एक्सेस। तो ई बी 3 प्लस आई ए 3 एक्सेस वी टी के बराबर होगा। अब इस केस में हमें इसके परपेंडिकुलर करंट बनाना है। देखो अब इसके परपेंडिकुलर करंट किधर बनेगा, इस साइड को ही बनेगा। तो इस टाइम जो ये करंट है वो ये इतना आएगा, ठीक है। ये जस्ट मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बना रही हूँ डॉटेड लाइंस। तो यहाँ पे करंट होगा तभी ये इधर है, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा ये आई ए 2 एक्सेस के, आई ए परपेंडिकुलर आएगा तो ये आपका आई ए 3 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं अब यहाँ पे आई ए करंट अब लीडिंग हो गया, ओके। तो बट आई ए 3 कॉस थीटा तो इतना ही रहा, इतना ही रहा। तो इस तरह से हमें एक्साइटेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ यू कैन राइट डाउन दिस थ्योरी, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। तो यहाँ से क्या आएगा, आई ए 1 कॉस थीटा 1 जो है वो कांस्टेंट रहना है और ई बी साइन डेल्टा ने भी कांस्टेंट रहना है। तो आई ए 1 कॉस थीटा 1 जो था दैट हैज़ टू बी इक्वल टू आई ए 2 कॉस थीटा 2 एंड आई ए 3 कॉस थीटा 3 सिमिलरली फॉर ई बी, ठीक है। अब हम इस जो हमें ये ग्राफ मिला है इसको हम एक वी कर्व की फॉर्म में प्लॉट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे वी कर्व बनता है। सो वी कर्व स्टडी करने के लिए एक बार दोबारा से हम ये एक्साइटेशन वाला फेजर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट केस था जिसमें एक्साइटेशन जो थी वो अभी इतनी थी कि उसकी वजह से जो बैक ईएमएफ था वो इससे कम प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ था, इसके पैरेलल मैंने आई ए एक्स 1 बना दिया और सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर आई ए। सेकेंड केस में जब मैंने एक्साइटेशन इंक्रीज़ की तो सेकेंड केस हम सीधे इसके बराबर यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। ये जब सेकेंड केस हुआ तो यहाँ पे ये आ गया आपका आई ए 2 एक्स 2, ओके। और ये जो सेकेंड वाली और इसके बीच में ये डेल्टा 2 हो गया और इसके परपेंडिकुलर में करंट आना है तो वो इधर ही आएगा और वो कितना आएगा कि आई ए कॉस थीटा कंपोनेंट कांस्टेंट रहना चाहिए तो इस रेड लाइन के वहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका आई ए 2 हो गया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मैंने एक्साइटेशन बढ़ाई, ठीक है, एक्साइटेशन आप बढ़ा रहे हो मतलब हमने फील्ड करंट बढ़ाया। रोटर का जब हम फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, रोटर में डीसी एक्साइटेशन जो दी है तो रोटर का फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। अब वो ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड जब स्टेटर के कंडक्टर्स को कट करेगा तो उसमें ज़्यादा स्ट्रांग बैक ईएमएफ बनेगा, मतलब जब फील्ड करंट बढ़ रहा है तो बैक ईएमएफ भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जब बैक ईएमएफ बढ़ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट जो है वो आपका पहले लैगिंग था, अब कम लैगिंग एंगल उसका कम हो रहा है, ठीक है। और जब हमारा ये ई बी और बढ़ जाएगा थर्ड केस में, ठीक है, यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, इससे ज़्यादा ले गई मैं, तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा आई ए 3 एक्सेस और ये एंगल डेल्टा 3 हो जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर करंट जो है वो हम रेड लाइन तक ही रखेंगे क्योंकि कॉस डेल्टा कंपोनेंट कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका आई ए 3। अब करंट आपका मतलब लीडिंग में चला गया, तो अब ये हमने कर्व प्लॉट करना है। सो ये जो ग्राफ है ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में प्लॉट करना है हमने, ठीक है। तो अब एक वैल्यू आप बात याद रखना कि जिस वैल्यू ऑफ फील्ड करंट पे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जब हम फील्ड करंट पे जो बैक ईएमएफ है वो इतना है जिस पे जो करंट है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे आ रहा है, ठीक है। जब हम देख रहे हैं ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है ये वाला कंपोनेंट, इस टाइम क्या है आपका जो ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं हम, इसमें ई बी साइन डेल्टा जो है, ठीक है, सॉरी ई बी कॉस डेल्टा कंपोनेंट जो है वो ये वाला कंपोनेंट वी टी के बराबर है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि ई बी कॉस डेल्टा कंपोनेंट कितना है ये वाला
दिस इज़ ई बी एंड और दिस इज़ योर ई बी कॉस डेल्टा, और इस वाले केस में ई बी कॉस डेल्टा वी टी के बराबर है। यहाँ पे ई बी साइन डेल्टा ये है और ई बी कॉस डेल्टा वी टी से कम था, और इस वाले केस में थर्ड केस में दिस इज़ योर ई बी एंड दिस इज़ योर ई बी कॉस डेल्टा कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट वो वी टी से ज़्यादा है। तो जब ई बी कॉस डेल्टा वी टी के बराबर है, हम देख सकते हैं इस ग्राफ से, तब जो आपका करंट है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे है, यूनिटी पावर फैक्टर पे है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट पावर के लिए कंडीशन है IA1 cos θ1 इज इक्वल टू IA2 cos θ2 इज इक्वल टू IA3 cos θ3। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे अब ये IA cos θ ने तो हमेशा कांस्टेंट रहना, IA cos θ हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। यूनिटी पावर फैक्टर पे cos θ की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि cos θ की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इस टाइम पे cos θ अपने मैक्सिमम पे है, तो इट मीन्स IA cos θ को तो सेम रहना है, तो इट मीन्स IA उस टाइम मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि जब पावर फैक्टर अब एंगल कुछ आ गया तो cos θ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसको कांस्टेंट रहने के लिए IA इंक्रीज होगा। तो जब आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है करंट, उस टाइम करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, और उस पॉइंट को हम कह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन जो है वो कब है, जब आपका उस टाइम ई बी साइन थीटा जो था, सॉरी ई बी कॉस थीटा उस पोजीशन में वी टी के बराबर है, ये हमने यहाँ से स्टडी कर लिया। और उस टाइम जो आपका पावर फैक्टर एंगल है कॉस थीटा वो यूनिटी है। नॉर्मल एक्साइटेशन के वक्त कॉस थीटा यूनिटी आ रहा है करंट, और उस टाइम देयरफॉर आई इज मिनिमम, आई मिनिमम होगा टू कीप आई कॉस थीटा कांस्टेंट। आई कॉस थीटा को कांस्टेंट रखने के लिए अब आई मिनिमम होगा, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम है। तो अब नॉर्मल एक्साइटेशन पॉइंट में अपने ग्राफ पे बना लेती हूँ, मान सपोज ये वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो करंट होगा नॉर्मल एक्साइटेशन पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड करंट में, ठीक है, उस फील्ड करंट पे क्या हुआ, इस फील्ड करंट की वैल्यू पे जो ई बी की वैल्यू थी, ई बी कॉस थीटा डेल्टा वी टी के बराबर हो गया, और उस टाइम जो करंट है वो मिनिमम है, तो ये आपका मिनिमम पॉइंट आएगा। ओके, अब हम जब ये इस पॉइंट से अगर हम इस साइड को जाते हैं, नाउ वी विल मूव दिस साइड, तो अब यहाँ पे हम आई एफ हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई एफ जब इंक्रीज़ हो रहा है नॉर्मल एक्साइटेशन से, ठीक है, इस वाले ग्राफ से जब आई एफ अब इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब मतलब बैक ई एम एफ इंक्रीज़ होगा। तो हम देख रहे हैं बैक ई एम एफ इंक्रीज़ होने वाला पॉइंट ये था जब ई एम एफ इंक्रीज़ हो गया इससे, मतलब अब ई बी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट वी टी से ज़्यादा हो गया। तो उस टाइम हमने देखा जो करंट आ रहा था वो आपका लीडिंग आ रहा था, ठीक है। तो करंट अब लीडिंग आ रहा है, और उसकी वैल्यू अब क्या होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब कॉस थीटा एंगल जो था, लीडिंग एंगल आ गया, कुछ भी कोई भी वैल्यू आ गई तो 1 से तो कम हो जाएगी, तो 1 से कम होगी, तो अब आई ए की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ करेगी। तो जैसे जैसे आपका आई एफ इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे वो आपका करंट भी इंक्रीज़ करेगा, और कैसा होगा, लीडिंग करंट होगा। तो यहाँ पे ये इस साइड आपका लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, जब आई एफ इंक्रीज़ कर रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर आ रहा है। ओके, अब हम इस साइड मूव करते हैं ग्राफ के, कि जब नॉर्मल एक्साइटेशन से करंट अब जब कम था, ठीक है, तो जब नॉर्मल एक्साइटेशन से करंट कम था तो उस टाइम जो वोल्टेज थी ई बी इंड्यूस हो रही थी बैक ईएमएफ वो भी कम थी। उस टाइम अब ये वाला केस आया, फर्स्ट वाला केस, इस टाइम ई बी कॉस थीटा मतलब वी टी से कम है। तो उस टाइम जो हमने ग्राफ से स्टडी किया कि जो करंट था वो लैगिंग आ रहा था, तो लैगिंग आया, पर उसका मैग्नीट्यूड अब दोबारा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अब कुछ कम होगी। तो इस साइड भी आपका इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपका मतलब लैगिंग पावर फैक्टर आएगा,
और इधर लीडिंग पावर फैक्टर आएगा एंड दिस इज़ योर यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल एक्साइटेशन कहलाता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड योर ओवर एक्साइटेशन। जब हम ओवर एक्साइटेड कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा IF बढ़ा दिया तो EB की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, तो उस टाइम करंट लीडिंग हो गया। और दिस इज कॉल्ड योर अंडर एक्साइटेशन, ओके। तो नॉर्मल एक्साइटेशन में करंट सबसे कम है, और जब हम नॉर्मल एक्साइटेशन से करंट फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, ओवर एक्साइटेशन में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और एंगल आपका लीडिंग हो रहा है। और जब अंडर एक्साइटेशन कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू तो इंक्रीज ही हो रही है बट एंगल आपका लैगिंग हो रहा है। सो ये आपका V कर्व है। नाउ राइट डाउन दिस थ्योरी दैट एट नॉर्मल एक्साइटेशन पे क्या था, फील्ड करंट की वैल्यू इतनी थी, उस पॉइंट पे फील्ड करंट इतना था नॉर्मल एक्साइटेशन पे कि EB cos थीटा इज इक्वल टू BT के बराबर था। एंड करंट IF जो था यूनिटी पावर फैक्टर पे था, हमने फेजर डायग्राम से भी देखा था, ठीक है। इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, 1 हो गई, ठीक है, क्योंकि थीटा 0 था उस टाइम, तो cos थीटा मैक्सिमम हो गया। देयरफॉर IA इज मिनिमम, IA मिनिमम होगा क्योंकि IA cos थीटा को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट। नाउ सेकेंड केस ओवर एक्साइटेशन। तो ओवर एक्साइटेशन में IF को एक बढ़ा दिया गया, इट इज़ इंक्रीज्ड सच दैट EB cos थीटा VT से ज़्यादा हो गया, तो IA उस टाइम लीड कर रहा था एंड cos थीटा की वैल्यू अब कम हो रही है क्योंकि अब एंगल आ गया, cos थीटा की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती है, कोई एंगल आ गया तो कम हो जाएगी, तो IA अब इंक्रीज करेगा क्योंकि IA cos थीटा कांस्टेंट रहना है, cos थीटा डिक्रीज हो रहा है तो IA इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मिनिमम करंट है और इसके बाद आपका ये इंक्रीज हो रहा है और पावर फैक्टर लीडिंग है। नाउ अंडर एक्साइटेशन के केस में, अब IF की वैल्यू अब डिक्रीज कर रही है, ये वाला केस है इधर। तो जब डिक्रीज करेगी तो अब EB की वैल्यू भी कम होगी, तो EB cos डेल्टा उस टाइम BT से कम है, ठीक है। तो उस टाइम IA जो है अब लैग करता था, जैसा हमने फेजर डायग्राम से देखा था, तो अब लैगिंग एंगल आ गया, तो cos थीटा अगेन मतलब कम हो रहा है यूनिटी के कंपैरिजन में। तो जब cos थीटा कम होगा, IA cos थीटा को तो कांस्टेंट रखना है, तो IA अब इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे भी अब IA इंक्रीज कर रहा है, हम देख सकते हैं जब IF कम है पर पावर फैक्टर अब लैगिंग है। नाउ सपोज ये ग्राफ फुल लोड पे है, मतलब जब फुल मैकेनिकल कोई भी लोड जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। अब मान लो किसी कम लोड पे अगर मुझे ग्राफ बनाना है, फुल लोड पे नहीं बनाना है, मान लो हाफ लोड पे बनाना है, तो हाफ लोड पे जो सेम कंडीशन है, ठीक है, जिस कंडीशन पे नॉर्मल एक्साइटेशन है वो कम करंट पे ही आ जाएगा, मतलब हाफ लोड के लिए जो ये वैल्यू है ये कम होगी, ठीक है। तो वो अब ये है आपका फील्ड करंट, तो फील्ड करंट की वैल्यू मतलब कम फील्ड करंट पे ही वो हो जाएगा। तो हाफ लोड पे इतना जो ग्राफ है वो इस साइड को भी शिफ्ट हो जाएगा, तो हाफ लोड के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये मान लो हाफ लोड पे, ये फुल लोड पे, तो इसके लिए जो ये मिनिमम पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट होगा। और अगर मैं नो लोड के लिए बनाऊँ तो नो लोड पे अब फील्ड करंट ये इस तरह से और इधर को शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर 0 पे आएगा। तो अब इसका जो ये वाला पॉइंट है जिस पे नॉर्मल एक्साइटेशन हो रही थी वो कम फील्ड करंट पे शिफ्ट हो गया। सो यू कैन राइट दैट फॉर कांस्टेंट लोड, ठीक है, एक कांस्टेंट लोड के लिए जो प्लॉट ऑफ फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट था उसको हम V कर्व कहते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स अ लेटर V, ओके। ऑल्सो यू कैन राइट दैट द फील्ड करंट एट यूनिटी पावर फैक्टर पे फुल लोड में जो फील्ड करंट था, ठीक है, ये था फुल लोड वाला ग्राफ सबसे टॉप वाला, इसमें जो यूनिटी पावर फैक्टर पे करंट था, ठीक है, वो ज़्यादा है। नो लोड पे जो यूनिटी पावर फैक्टर पे करंट है, मिनिमम करंट मतलब, वो अब कम है, ठीक है। तो फील्ड करंट यूनिटी पावर फैक्टर पे फुल लोड पे
ज़्यादा है देन फील्ड करंट एट यूनिटी पावर फैक्टर एट नो लोड. So these are your V curves. I hope you understood them. So thank you.